ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज फोर्थ वीक मार्च का करेंगे हम। इसमें थोड़ा बहुत मई का भी जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं। ये चार पांच जो छूट गए होंगे और रह गए होंगे उनको। ठीक है। और अभी हम मार्च का शुरू करें तो मार्च फोर्थ वीक करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड वीक करेंगे, और ऐसे करके हम मार्च कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में फैन ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो ये आवाज में इशू करेगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए। ठीक है, कोट ऑफ द डे ये पढ़िए आप। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। समझ रहे हो इसका मतलब? मतलब आपको ग्रेट होने के लिए ग्रेट होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना करता है, स्टार्ट करना है बस। बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट। मतलब आपको किसी भी चीज का एग्जाम या किसी भी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके ग्रेट हो पाएंगे। ठीक है जी। सिंगलर का कोट है। तो आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी अपना रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन बनाएं, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। पहला सेक्टर है हमारा पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव। इसमें हम जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होगा, चाहे स्टेट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनका हम कवर करेंगे। चलते हैं। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवन ऐप सहायतु डैशबोर्ड। ठीक है। एक ये जीवन ऐप है, सहायती सहायतु डैशबोर्ड है। ठीक है। ये है क्या? कुछ नहीं है। एल्डरली जो भी है, हमारे सिटीजन उनके लिए बनाया गया है। और ये बनाया किसने गया है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, जो जिसके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने ये बनाया। किसके लिए? हेल्प के लिए बनाया, एल्डरी के लिए। ठीक है। जो भी हमारे एल्डरली हमारे वो है सिटीजन, उनकी हेल्प के लिए बनाया है। तो जीवन का आप देखिए फुल फॉर्म क्या है। जॉइन एल्डरली एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। ठीक है। सहायता का फुल फॉर्म देख लिया। सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर वाइटल यूटिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आता है यही आएगा कि जीवन एंड सहायतु कौन सी मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? हमारे एल्डरली से रिलेटेड है, मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है उनसे रिलेटेड। ठीक है। उनकी केयर के लिए बनाया गया। ये आप पढ़ सकते हैं क्यों बनाया गया है। सीनियर सिटीजन सिंगल विंडो गेटवे टू गवर्नमेंट स्कीम्स इमरजेंसीज। ठीक है। देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स इमरजेंसी, वन स्टॉप पैनिक बटन, ये सब चीजें। और सहायता वेब नेशनल ऐप प्रोवाइडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाइज इन्फॉर्मेटिव एवेलेबल सर्टिफाइड जेजेटरी केटगरीवर्स। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप यही क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री का है और किससे रिलेटेड है? तो एल्डरली से रिलेटेड है। तो जीवन ऐप सहायता ऐप हमारा हो गया। ठीक है। देख लीजिए, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है। इनकी फोटो लगी है यहाँ पर। ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है। ठीक है जी। और इन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लीजिए, हमारा आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है डायरेक्ट कि हमें क्या करना है, ओल्ड एज में हेल्प प्रोवाइड करनी है। किसको? एल्डर्स को। ठीक है जी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 41, जो कि आता है किसके अंदर? डी पी एस पी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है आर्टिकल 41। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट सेगमेंट। निर्भय रहो इनिशिएटिव। ठीक है जी। किसका है? निर्भय रहो इनिशिएटिव, नाम से ही पता लगता है। निर्भय एक वो हुआ था बहुत बड़ा, अ, निर्भय कांड आपने सुना होगा पहले, जिसमें दिल्ली में जो हुआ था, उसी से रिलेटेड ये है कि ये वुमेन से रिलेटेड है। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इन। ठीक है। और जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है ये। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक ये प्रोग्राम है जो सीडे नेशनल ट्रेनिंग
प्रोग्राम है जिसमें हम विमेन सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस फैला रहे हैं, जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस विद इन लोकल बॉडीज। तो ये सब चीज़ें हम निर्भय रहो इनिशिएटिव से, क्वेश्चन यही पूछा गया कि निर्भय रहो इनिशिएटिव किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, ठीक है, जिसमें हम वुमेन से रिलेटेड, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड या जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस से रिलेटेड हम सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है जी। और अभी आप देख रहे हैं मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कौन है, श्री राजीव रंजन सिंह जी, तो ये इनकी फोटो लगी है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैं, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देख लीजिए पंचायत का, वो क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हमारा पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो क्या है, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक सारे के सारे आर्टिकल जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, और ये हमारा 11th शेड्यूल में आता है, ठीक है, 11th शेड्यूल में सारी पावर्स दी गई है, ठीक है जी, जो भी रिलेटेड है पंचायत से। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रहेगा, और पार्ट 9 याद है, पार्ट 9 याद रहेगा, और 11th शेड्यूल है, सारा का सारा पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत में और भी कुछ वुमेन से रिलेटेड प्रोविजन है, 33% रिजर्वेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आर्टिकल 243 डी के अंदर आता है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जितनी भी होगी पंचायत में, उसमें से 33% वुमेन के लिए रिजर्व होती है पंचायत में, ठीक है, ये ऑल ओवर द इंडिया होता है, ठीक है। नेशनल पंचायती राज डे भी देख लीजिए, अप्रैल 24 को मनाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नेशनल पंचायती राज डे कब होता है, अप्रैल 24 को, ठीक है। तो पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, निर्भय रहो इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, जिसमें कि हम वुमेन से रिलेटेड सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है क्या, 3 डे नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है, ठीक है, ये 3 डे नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट, चलिए जी, ये आ गया आपका क्या, 51st प्रगति मीटिंग हुई है अभी। अब ये प्रगति क्या है सर, ये तो किसी लड़की का नाम लग रहा है, नहीं, प्रगति क्या है, प्रगति की फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, कुछ नहीं है ये। प्रगति एक, हमने एक ऑनलाइन पोर्टल टाइप का बना रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, एक मीटिंग चेयर करते हैं, जिससे कि सारे के सारे हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनके जितने भी अधिकारी होते हैं उनसे मीटिंग होती है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक, क्या करते हैं, हमारे ओवरसाइट लेते हैं कि कितने प्रोजेक्ट हुए, कहाँ कंप्लीट हुआ है, इसका कितना हो गया है, कितना पैसा लग रहा है, ठीक है जी। तो कुछ नहीं है, मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म इंडिकेटिव 3 टेक्नोलॉजी, एक तो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मतलब उसको जियो टैग करा जाता है कहाँ पर ये लोकेशन है, जैसे जीपीएस में कर देते हैं ना लोकेशन, तो उससे, तो डिजिटल डाटा मैनेजमेंट भी हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है, और हमें लोकेशन के बारे में भी पता लगा कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रगति की फुल फॉर्म आपको पता लगी है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं उसके लिए होती है। तो 51st प्रगति मीटिंग, क्वेश्चन यही आएगा कि प्रगति है क्या चीज, ठीक है जी, कौन इसे चेयर करता है, तो पीएमओ, जो कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयर करते हैं, ये था, इसमें और कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं कि प्रगति है क्या चीज, बस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट, या तो उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी कि प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, नहीं पूछेगा कि अभी कौन सी मीटिंग हुई है, ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये 51st रखने की याद नहीं, क्योंकि ये होती रहती है, अब 51st में होगी, 2015 में लॉन्च हुआ था, अभी 51st चल रही है, तो न्यूज़ में था तो हमने इसे कवर करना है। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी, AI पावर्ड CP ग्राम्स वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी, कुछ नहीं है ये, एक वॉइस चैटबॉट बनाया है, जो कि हमारी जो एक पोर्टल है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको CP ग्राम्स भी बोला जाता है, उसमें एक चैटबॉट है, समाधान दीदी करके, ठीक है। जब भी आप ये वेबसाइट खोलोगे तो साइड में चैटबॉट निकल के आ जाएगा, ठीक, ऐसे करके जो भी आपकी क्वेश्चन हो उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो समाधान दीदी यही है। तो ये क्या करता है, सिटीजन को क्या, अपने पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो भी उनकी शिकायतें हैं, वो अपने वॉइस मोड में पूछने की हेल्प करता है, कि आप उसे वॉइस मोड में आप आंसर करेगा, आप उससे पूछिए, और वो आपके सारी पब्लिक ग्रीवेंसेस है, जो भी पब्लिक रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रही है, पब्लिक रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो वो आपको उससे आंसर मिल सकता है, ठीक है जी, यही इसका वो है।
मेन ऑब्जेक्ट इस समाधान दीदी सीपी ग्राम्स पोर्टल में मिलता है। ठीक है, तो पोर्टल ही का नाम है सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस का मतलब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए जो पोर्टल बनाया गया उसे बोला था सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस और पोर्टल, और उसी के अंदर एक समाधान दीदी चैटबॉट बना दिया गया। ठीक है जी। और ये जो पोर्ट चैटबॉट है ये 22 लैंग्वेजेस में, जो कि हमारी एज शेड्यूल में जो लैंग्वेज है उसमें आंसर कर सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 22 लैंग्वेजेस ऑफ एज शेड्यूल, इनको सीधा सीधा आंसर कर सकता है इसमें। सीपी ग्राम्स का देख लीजिए क्या मतलब है। सिंगल विंडो 24 वेबिनार लॉन्च नेचर टाइप पब्लिक ग्रीवेंस के लेकर है, बस मैंने आपको बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक देख लीजिए, इसमें क्या है, पहले जो 22 लैंग्वेजेस के बारे में लिखा है इसमें क्या, पहले हमारे सबसे पहले 14 लैंग्वेजेस थी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था। ठीक है, और उसके बाद जब धीरे धीरे करके 21st अमेंडमेंट में सिंधी एंड हुई, 71st में ये सारी लैंग्वेज, 92 में ये सारी लैंग्वेज, तो अभी टोटल कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये कौन से शेड्यूल में है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में, कौन से शेड्यूल में है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्वेश्चन आता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से शेड्यूल में है? कोई बताएगा, पढ़ा भी था हमने इसके बारे में। ए शेड्यूल, वेरी गुड। ए शेड्यूल में हमारी ये सारी लैंग्वेजेस मेंशन है, एट्थ शेड्यूल। ठीक है, ए शेड्यूल में सारी मेंशन। अब कितनी लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट की, आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट की कितनी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, लिखिए प्लीज, कितनी लैंग्वेजेस थी, 3 लैंग्वेजेस है। ठीक है, कौन कौन सी, सबसे पहली तो आपकी आसामी होगी, आसामी लैंग्वेज है, उसके बाद बोडो लैंग्वेज है, और तीसरी कौन सी लैंग्वेज है, कोई बताएगा? आसामी मैंने आपको बता दिया, बोडो मैंने आपको बता दिया, और एक और लैंग्वेजेस है जो कि हमारी मणिपुर, वेरी गुड, मणिपुर है, मणिपुरी हमारी 3 लैंग्वेजेस है जो नॉर्थ ईस्ट की हमारी एट शेड्यूल में मेंशनड है। ठीक है जी, ये हो गया आपका पोर्टल क्लियर, समाधान दीदी जो चैटबॉट है वो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं सबसे। ठीक है जी, ये आ गया हाई लेवल कमिटी ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। ये अभी अभी कमिटी बनाई है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब क्या होता है, पता है आपको? डेमोग्राफिक चेंज का मतलब ये है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है जी, किस में चेंजेस, पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये हाई लेवल कमेटी बनाई है जिनके चेयरपर्सन कौन है, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलकर रिटायर्ड। ये फॉर्मर जस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, फॉर्मर लोकायुक्त भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है जी, तो आप सीधे ये नाम याद रख लीजिए, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर। ठीक है, ये इनकी फोटो है यहाँ पर लगी हुई। तो आपको याद रहेगा कि अभी क्वेश्चन यही आएगा डायरेक्ट कि हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज हैज बी रिसेंटली फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द मेंशन कमेटी। तो आंसर विल बी जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ठीक है, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई है, और इसमें ये देख रहे हैं कितना पॉपुलेशन हमारा चेंज हुआ है, कैसे कैसे हमारे जो रिफ्यूजी एंटर हो रहे हैं, या फिर कोई सी भी पॉपुलेशन हमारी माइग्रेट कर रही है दूसरी कंट्रीज में, यूएसए वगैरह में, तो दूसरी कंट्रीज में, तो उसके बारे में सारा ये बताएंगे कि कैसा हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी अभी सेंसस भी होने वाला है। तो सेंसस, पहला सेंसस, अभी ये सेंसस जो था लास्ट सेंसस वो 2011 में हो रहा था। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल सेंसस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 2027 में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट शेड्यूल सेंसस कब है, 2027 में, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कि प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो हम आगे चलते रहेंगे। चलिए जी, प्रोजेक्ट सक्षम। ठीक है, प्रोजेक्ट सक्षम क्या है, ये शायद से मैंने पढ़ाया था, तो थोड़ी इसमें पहले स्लाइड्स में आगे 2-3 दिन पहले, पर थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझाया तो मैंने ये ऐड कर लिया दोबारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसमें हम क्या करें, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसका, वुमेन्स का। ठीक है, ठीक है जी, जो भी हमारी वुमेन्स हैं उनका हम, जो भी कहाँ कहाँ रहती है लिविंग एडजेसेंट टू नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स, उनका हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है जी, यही है इसका कोर एम, क्रिएटिंग एन स्ट्रक्चरल पाथवे लाइवलीहुड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अग्रासिव एनवायरमेंट रूरल वुमेन एंड अनडिजर्व यूथ। ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम, अ, कौन काम कर रहा है,
जो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको उस प्रोजेक्ट सक्षम से याद आ जाना चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, क्योंकि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंडर आती है। और जो उसमें कोलैबोरेट कर रहा है वो कौन कर रहा है? वर्टिस फाउंडेशन। तो वर्टिस फाउंडेशन प्लस NHIA, ठीक है, NHAI, सॉरी, NHAI कोलैबोरेट कर रही है किसके लिए? वुमेन सेंटरिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसका नाम है प्रोजेक्ट सेक्शन। तो थोड़ा सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देख लीजिए। 1988 एक्ट के थ्रू बनी थी। ठीक है जी। 1995 में ऑपरेशनल हुई है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इन्होंने एक अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करी है जिसका नाम है हरित पथ। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम? प्लांटेशन मॉनिटर करते हैं, ग्रीन कवर मॉनिटर करते हैं। तो हरित पथ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन किसकी है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपके। ठीक है जी, ये है। अब देखिए जी, मार्च का हम कर रहे हैं, तो मार्च में क्या इलेक्शंस बहुत हो रहे थे। बंगाल में इलेक्शन था, केरला में इलेक्शन था, तमिलनाडु में इलेक्शन था, पौंडीचेरी में इलेक्शन था। ठीक है जी, इतने सारे इलेक्शन हमारे चल रहे थे, असम में भी इलेक्शन। तो उस टाइम जो है हमारी जो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज़ में थी। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो क्या हुआ, क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी। तो इसका मतलब है क्या? ये प्रोग्राम करते क्या है? ठीक है, ये वोटर एजुकेशन को प्रमोट करता है, वोटर अवेयरनेस, प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी, मतलब आप वोट दीजिए जाके। तो स्वीप का यही काम है। ठीक है, मल्टी इंटरवेंशन प्रोग्राम है जिसमें हम वोटर एजुकेशन करते हैं, वोटर अवेयरनेस करते हैं, प्रमोटिंग वोटर लिटरेसी। ठीक है, ये स्वीप का यही काम है। ठीक है जी, ये कौन चला रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 2026 वेस्ट बंगाल में गया था। तो इसका सेंट्रल लाइन टैगलाइन कोई पूछेगा नहीं, चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व, ऐसे ऐसे करके टैगलाइन दे रखी थी। तो ये थोड़ा याद रखना, स्वीप किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन, नाम से ही पता लग रहा है कि सिस्टमैटिक वोटर की एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, मतलब इलेक्टोरल जो भी हमारे हमारे वो है सिटीजन्स हैं, उसको हम पार्टिसिपेट करवाएं इलेक्शंस में। ठीक है, कि ताकि वो वोट दें। ठीक है, ये तब था। अब थोड़ा सा ECI के बारे में पढ़ दीजिए। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 1950 में। और इसी को नेशनल वोटर डे भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि नेशनल वोटर डे कब होता है? तो 25 जनवरी 1950 में हमारा नेशनल वोटर डे होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देख लीजिए इसमें। तो पार्ट 15 जो हमारा है उसमें सारा इलेक्शन के बारे में लिखा है। ठीक है, पार्ट 15 आप याद रखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इलेक्शन के बारे में है। ठीक है जी। जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है। ठीक है जी। तो वैसे ही हमारा पार्ट 15 जो है हमारा किससे रिलेटेड है? इलेक्शन से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 324 से 329 के बीच में आते हैं। ठीक है, और 324 में ही डायरेक्ट लिखा हुआ गया है कि सारी जितने भी इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर में या प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, उसको कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। ठीक है जी। पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटर के या प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के कौन करवाता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएं। पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा राज्यसभा आ गए, स्टेट लेजिस्लेटर में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई, और प्रेसिडेंट का तो होता ही है, और वाइस प्रेसिडेंट का तो ECI करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसी स्टेट के अंदर जो पंचायत है, अर्बन लोकल बॉडीज है, नगर पंचायत है, उनका इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग है। ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका देखती है, जो ये पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है जी। कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं इसमें देख लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, सॉरी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है जी। 3 मेंबर बॉडी होती है, 3 ही लोग हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हमारे प्रेजेंट में ये है, श्री ज्ञानेश कुमार जी। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो कि हमारे ये लिखे हैं फोटो में, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू जी, और ये है हमारे डॉक्टर विवेक जोशी जी। ये हो गया इलेक्शन कमीशन। ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है जी। ये नाम बहुत न्यूज में था, इसको आप याद रख लीजिए, सीधा क्वेश्चन आएगा
कि प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है जी, हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट तो आप लिखना कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं आगे। चलिए जी, अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा ये स्लाइड इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों डाली। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक मेजर डिजिटल इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कि हम ऑरेंज इकोनॉमी को वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो बस मुझे यही बताना था आपको कि ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है। तो ऑरेंज इकोनॉमी होती है जो एआई स्किल्ड वर्कफोर्स को हम प्रमोट कर रही है, और जो कि ब्रॉडकास्टिंग में वो होती है, मतलब इन्वॉल्व होती है। क्रिएटिव कंटेंट जो होता है ना, जितना का जितना हमारा यूट्यूब में जा रहा है या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में जा रहा है, तो उसको हम ऑरेंज इकोनॉमी को टर्म दे रहे हैं। ये देखो आप यहाँ पर देख भी रहोगे इमेज में, क्या है, इट इज ए क्रिएटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि क्रिएटिव कल्चर से रिलेटेड है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुआ है इसका? इन्होंने टर्म पॉपुलराइज करी फिलिप बर्तुगा एंड इवान दोग ने। वाई ऑरेंज? ट्रेडिशनल एसोसिएटेड क्रिएटिविटी, आइडेंटिटी, कल्चर, कोर एंड टर्निंग आइडियाज एंड कल्चरल हेरिटेज एंड गुड्स एंड सर्विस। ठीक है जी, जो भी हमारा क्रिएटिव कंटेंट बनेगा वो ऑरेंज इकोनॉमिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें 3 इनिशिएटिव ले रखे हैं। आईबी मिनिस्ट्री है, नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव है, माई वेव्स प्लेटफॉर्म, और थर्ड है एडवांस्ड ईपीजी इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर्स। तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत याद आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऑरेंज इकोनॉमी का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत हो रहा है आजकल कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, बिल्ड एन एआई स्किल्ड वर्कफोर्स, मॉडर्नाइजिंग पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एक्सेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है जी, तो ये है ऑरेंज इकोनॉमी। देखो ये मैंने लिख भी रखा है इसके, मॉडल एक्वायरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ टू जनरेशन टू ऑफ वैल्यू थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब जो आपकी क्रिएटिविटी के लिए है, कल्चर आर्ट्स, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, तो ये ऑरेंज इकोनॉमी होती है। ठीक है जी, यही क्वेश्चन आएगा इसमें, मेरे को यही बताना था आपको कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है मिशन सह संकल्प। इसमें ये याद रखना है कि पहले भाई कि मिशन संकल्प है क्या चीज। तो मिशन संकल्प स्टैंड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड एडवांस्ड नेटवर्क्स फॉर नॉलेज ड्रिवन एक्शन फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रूरल लाइवलीहुड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड करेंगे कहाँ पर, रूरल टेक्नोलॉजी, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ये किसका है नोडल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी इसको देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको कर रही है। तो कुछ नहीं करना है, हमने क्या करना है इसमें, ठीक है, जो भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे किसके लिए, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अक्रॉस द रूरल एरियाज यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन। तो क्वेश्चन यही आएगा डायरेक्ट, मिशन सह संकल्प किससे रिलेटेड है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम किसको, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, वहां पर सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको याद रहेगा। यही 2 चीज हमें याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो फोटो में लगा भी है, ब्रिंगिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लोजर टू रूरल लाइवलीहुड टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है जी, मिशन संकल्प आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है समर्थ पंचायत पोर्टल। हम नाम से ही पता लग रहा है भाई क्या है, पंचायत का कोई पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट। तो समर्थ अगर आता है क्वेश्चन, समर्थ क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपका पंचायत से रिलेटेड है। तो किस कौन इसको वो कर रहा है, इनिशिएट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है जी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज करिए। तो इसमें कुछ नहीं कर रहा, डिजिटली एम्पावर करेंगे पंचायत को, ताकि वो अपने टैक्स वगैरह मॉनिटर कर पाए या नॉन टैक्स रेवेन्यू मॉनिटर कर पाए। ठीक है, बस यही हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई दी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। तो ये अपने क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पंचायत के टैक्सेस वगैरह होते हैं, नॉन टैक्सेस है, ये कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड चीज है, उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है जी, समर्थ पोर्टल पंचायत का पोर्टल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लीजिए एक बार पंचायत से। तो आर्टिकल 243H में लिखा हुआ है डायरेक्ट, क्या लिखा है कि इट एम्पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर, क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है पंचायत को, तो कोई भी टैक्स लगाने का या कोई भी टैक्स कलेक्ट करने को या कोई भी ड्यूटीज एंड टोल्स लगाने को, तो स्टेट लेजिस्लेचर पे पावर होती है। ठीक है, इन पे खुद कोई पावर नहीं होती पंचायत में, स्टेट लेजिस्लेचर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट की जो
असेंबली है वो बिल पास करेगी या लॉ पास करेगी कि आप पंचायत क्या क्या टैक्सेस वगैरह लगा सकती है, क्या क्या ड्यूटीज लेगी, क्या क्या टोल लेगी। तो आर्टिकल 243H में लिखा हुआ है पंचायत। पंचायत फिर से दोबारा आ गया 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि पार्ट 9 में है हमारा, ठीक है जी। और ये 3 टायर स्ट्रक्चर होता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है जी। और अभी भी रिसेंटली क्या है देखो, 16 फाइनेंस कमीशन हुई थी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वो है जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगेरिया जी। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका कि अभी 16 फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे, डॉक्टर या चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगेरिया जी, जिन्होंने क्या करा, 45,000 करोड़ स्पेशली रूरल बॉडी को एलोकेट किया है, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स होगी, ठीक है। तो यही हम याद करें, 16 फाइनेंस कमीशन के हेड याद हो गया आपको, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद हो गया, पार्ट 9 याद हो गया, ठीक है। और हमारा समर्थ पोर्टल भी हमें याद हो गया कि ये पंचायत से रिलेटेड है, जिसमें वो टैक्सेस के बारे में मॉनिटरिंग करेंगे अपनी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सुगम पोर्टल। कुछ नहीं है, ये गृह समागम पोर्टल बोल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, नेशनल हाउसिंग बैंक का ये इनिशिएटिव है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हाउसिंग लोन्स को एक्सेस करवाया जाए। किसको, डिफेंस पर्सनल, गवर्नमेंट पर्सनल, या भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, उनको हाउसिंग लोन्स को एक्सेस कराया जाए, ठीक है, स्ट्रीमलाइन और डिजिटाइज, ठीक। तो ये किसका पोर्टल है, यही पूछा जाएगा कि गृह सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने ये लॉन्च कराया, और ये एकदम किसके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर रिटायर्ड एंड सर्विंग डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए ये है, ठीक है, ताकि वो अपना लोन्स वगैरह की प्रोसेस पूरा सही से कर ले और लोन लेके अपना घर बनाया जाए, ठीक है जी। यही है गृह सुगम पोर्टल। तो आपको याद रहेगा नेशनल हाउसिंग बैंक का पोर्टल है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट फर्स्ट आगे जी, कौन कौन से अभी भी फर्स्ट बार सुनाई दिए हैं न्यूज में। चलिए जी, फर्स्ट है इंडिया फर्स्ट 24x7 एलपीजी एटीएम। देखो जी, एलपीजी की किल्लत हो रही थी, अब क्या है, एलपीजी का एटीएम ही निकाल दिया है। किसने निकाला है, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एटीएम निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट 24/7 एलपीजी एटीएम किसने निकाला है, तो भारत पेट्रोशियम पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने निकाला है। और कहाँ निकाला है, मतलब कहाँ उन्होंने बनाया है ये अपना किसॉक, तो ये बनाया है गुड़गांव हरियाणा में। तो यही दो क्वेश्चन आए गए इसमें कि ये क्या चीज़ है, कि इन्होंने किसने बनाया है और कहाँ पर है, ठीक है। इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। अब हो क्या रहा है, इसमें छोटे छोटे सिलेंडर रखे हैं हमने 10 kg के कंपोजिट सिलेंडर, जो कि एक वेंडिंग मशीन है, जैसे एटीएम होता है जहाँ से पैसे निकलते हैं, यहाँ से क्या सिलेंडर निकलेंगे 10 kg के। आप अपना पुराना सिलेंडर ले जाइए और 2-3 मिनट में ये फिल करके दे देगा, ठीक है। 10 kg वाला, हमारा वो बड़ा वाला नहीं जो घर पे रहता है इतना बड़ा 14 किलो वाला सिलेंडर, वो वाला नहीं है। 10 kg कंपोजिट सिलेंडर वाला ले जाना है, और 2-3 मिनट में ये क्या करेगा, एम्प्टी सिलेंडर को फिल्ड कर देगा और वो आपको दे देगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है जी। तो आप समझ गए क्या चीज़ है। थोड़ा सा एलपीजी के बारे में पढ़ दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज़ में किल्लत हो रही है, कहीं मिल नहीं रहा है एलपीजी सिलेंडर। तो ये है क्या, फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन गैसेस, स्पेशली कौन सा, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है इसके अंदर, ठीक है जी। ये दो गैस है, इसके थ्रू हमें, जब ये गैस जलती है तो हमें एक फ्लेम दिखती है वहां पर। अब देख लीजिए, इन दोनों गैस में कोई भी स्मेल नहीं होती, पर बहुत ही फ्लेमेबल होती है हमें ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें इथाइल मरकैप्टन ऐड कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एलपीजी वैसे तो ओडरलेस होती है, कलरलेस होती है, पर उसमें जो स्मेल होती है वो कौन से केमिकल की होती है, या कौन सा केमिकल उसमें ऐड करा जाता है कि वो एकदम से स्मेल आ जाती है। तो उसमें इथाइल मरकैप्टन ऐड करा जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग टू डिटेक्ट डेंजरस गैस लीक। मतलब अगर गैस लीक हो जाती है ना, तो आपको दूर से स्मेल आ जाती है, अरे भाई गैस लीक हो रही कहीं, ठीक है। तो वो किससे आती है, इथाइल मरकैप्टन की वजह से आती है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन में कोई वो नहीं होता, अपनी स्मेल नहीं होती। तो ये बहुत ही फ्लेमेबल है, तो हमें पता तो लगना चाहिए ना कि यार गैस लीक हो गई है, तो इसलिए इसमें इथाइल मरकैप्टन ऐड करी जाती है, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए दूर से ही भाई कुछ हो रहा है, कोई गैस लीक हो रही है कहीं ना कहीं से। तो आप क्वेश्चन ये बहुत आता है कि कौन सी गैस ऐड करी जाती है, तो इथाइल मरकैप्टन आप याद रखने का पक्का, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, इंडिया फर्स्ट एलपीजी एटीएम कहाँ है, गुड़गांव में। और दूसरा कहाँ है, मतलब किसने बनाया है,
तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है जी, एक आ गया, माउंट नेवाडा ओजोस देल सालादो। इसमें क्या है, जो अर्पिता पत्रा जी है, ये हमारी फर्स्ट बंगाली वुमेन बन चुकी है जो कि क्या करेगी, करा है, जिन्होंने समिट करा है किस माउंटेन का, ये वाला माउंटेन नेवाडो ओजस देल सलवादो सलादो। ठीक है जी, अर्पिता पत्रा जी, ठीक है, फर्स्ट बंगाली वुमेन है। फर्स्ट वुमेन भी है पर वो अलग है, ठीक है, पर ये फर्स्ट बंगाली वुमेन थी तो ये रिसेंटली ये न्यूज में आ गई। फर्स्ट बंगाली वुमेन अर्पिता पत्रा हु रिसेंटली क्लाइम्ड माउंट नेवाडो ओजस देल सलादो। ये कहाँ है, अटकामा डेजर्ट, जो कि चिली और अर्जेंटीना कंट्री है उसके बीच में है। ठीक है जी, एंडीज माउंटेन रेंज है जो जो हमारी साउथ अमेरिका में रन करती है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, जैसी हिमालयन हिमालयन रेंज है ना हमारे यहाँ, वैसी साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज है। ठीक है जी, उ- उसमें ये वॉल्केनो है, नहीं, माउंटेन है माउंट नेवाडो ओजस सल्वो, ये वॉल्केनो भी है एक्चुअली, इसके ऊपर वॉल्केनो, ये इसका नाम, ये देखो, ये इसकी फोटो है। आगे चलते हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा डिटेल में। ये इसके देखो, यहाँ है ये हमारा साउथ अमेरिका, और एंडीज जो है ना वो ऐसे रन करती है साइड साइड से, यहाँ पर ऐसे पूरा एंडीज चल रहा है, छोटे छोटे। ठीक है, उसके बीच का जो यहाँ पर, ये अर्जेंटीना है, ये हमारा चिली है, ये चिली का बॉर्डर है ये पूरा यहाँ से। ठीक है जी, तो चिली और अर्जेंटीना के एकदम बॉर्डर पे ये माउंटेन है, ये वॉल्केनो भी है, ओजस दिल सलाडो। ठीक है जी, वैसे इसे बोला जाता है लॉन्गेस्ट रेंज, राइट सर, हाँ, इंडीज लॉन्गेस्ट रेंज है, वेरी गुड, इंडीज हमारी लॉन्गेस्ट रेंज है। ठीक है जी, तो आपको याद रहेगा ऐसे में, ओजस देस सलादो, अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर के बीच में, और अर्पिता पत्रा जी फर्स्ट बंगाली वुमेन बन गए जो इन्होंने समिट क्लियर कर दिया। ठीक है जी, ये न्यूज में था तो क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने डाल दिया। अटकामा डेजर्ट भी यहीं कहीं है। ठीक है जी, ये आपको पता लग जाएगा। ये देखो, ये ब्राजील है, ये बोलोविया है, पेरू है, परागो, उरुग्वे। ठीक है, ऐसे ही करके साउथ अमेरिका पूरा आपका है साथ में। चलिए जी, इंटरनेशनल और नेशनल सिक्योरिटी, सबसे पहले है IONS मरीन टाइम एक्सरसाइज, ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने इसीलिए ये स्लाइड डाल दी थी कि ये अभी होस्ट कहाँ हुई है, यही पूछा जाएगा कि ये कोची केरला में हुई है। मरीन टाइम वॉरफेयर सेंटर सेंट्रल नेवल कहाँ कहाँ, कोची केरला में। तो क्वेश्चन ये आ गया, IONS इंडियन ओशन नेवल सिंपोनिज्म, जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इंडियन ओशन नेवल सिंपोनिज्म की मरीन टाइम एक्सरसाइज कहाँ हुई है, तो केरला में हुई है, कोची केरला में। पार्टिसिपेशन नेशन बहुत सारे थे तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश भी था, फ्रांस, इंडोनेशिया, केनिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, इतने सारे थे, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस कहाँ हुई थी ये याद रखना। ठीक है जी, बस यही क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि इन IONS मरीन टाइम एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, वो कोची केरला में हुई थी, ये आपका लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है, ये हमारा एक पूरा का पूरा, थोड़ा पढ़ लीजिए, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का वॉलेंट्री कोऑपरेटिव मल्टीलैटरल इनिशिएटिव है टू इंक्रीज मरीन टाइम कोऑपरेशन, मतलब हमने सारी कंट्रीज को बुलाया कि भाई हमारी कंट्रीज में आओ, फटाफट फटाफट हम क्या करेंगे, मरीन टाइम मतलब जो सी से रिलेटेड एक कोऑपरेशन बनाएंगे, और हम थोड़ी बहुत क्या करेंगे, यहाँ से सिप भी इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, और एक छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही चलेगा, हर साल होगा, तो ऐसे क्या हमारा कोऑपरेशन बना रहेगा एक दूसरे की नेवी के बीच में। ठीक है जी, तो बस ये हो रहा है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इंडियन ओशन जो रेंज, इंडियन ओशन जो हमारा रीजन है उसको सेफ रखने की, यहाँ पायरेट ना आए, दूसरी कंट्री कंट्री की हेजीमनी ना हो, ऐसे करके हमने बना रखा है, ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन 2008, इनॉग्रल एडिशन फरवरी 2008 में हुआ था दिल्ली में। 35 नेशन थे इसमें, स्ट्रक्चर एज ए 25 मेंबर नेशन, 25 मेंबर नेशन है, और 10 ऑब्जर्वर नेशन है। ये IONS की बात हो रही है, इंडियन ओशन नेवल सिंबल। ठीक है, जो रिसेंटली जो अभी ऐड हुआ वो फिलीपींस ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे हम इसको, बस कोची में हुई है हमारी इस बार की। चलते हैं आगे, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ये बहुत न्यूज में था तो उसको आप याद रखना कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा क्या है। तो कुछ नहीं है भाई, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था वहां से क्या है, जो हमारे LPG टैंकर्स आ रहे थे या क्रूड ऑयल आ रहा था, तो वहां पर ईरान ने ब्लॉकेड लगा रखा था।
ब्लॉकेट लगाने की वजह से कोई भी शिप पास नहीं हो रहा था। अब या तो ईरान उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा था या फिर यूएस उसे रोक दे रहा था। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था। हमने क्या किया, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा लॉन्च करा था, किसने, इंडियन नेवी ने, कि ताकि जो भी हमारे टैंकर्स आ रहे हैं वहां से एलपीजी के या क्रूड ऑयल को, उसको हम सेफली एस्कॉर्ट करें। एस्कॉर्ट का मतलब देख रहे हो, ये देखो जा रहा है उसमें, देखिए क्या इमेज में, ये क्रूड ऑयल का टैंकर है, ये एलपीजी का टैंकर है। तो साथ साथ में हमारी इंडियन नेवी उसके आसपास करके प्रोटेक्शन देके चल रही है। ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, तो यही हमारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है। बस इसमें यही याद रखना है कि किसका था, इंडियन नेवी का था। तो प्रोटेक्ट कार्गो वेसल्स। ठीक है, कार्गो वेसल्स को प्रोटेक्ट करने के स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। ठीक है, एलपीजी कैरियर्स कौन कौन से हमने निकाले वहां से, पूछेगा नहीं, बता देता हूँ केवल। पाइन गैस, जाग, वसंत, शिवालिक, नंदा देवी बहुत न्यूज में थी। ठीक है, एलपीजी गैस क्रूड टैंकर्स, जाग, लाडकी, देश वैभव, ये सारे सारे हमारे क्रूड ऑयल के टैंकर्स हैं। ठीक है जी, ताकि हमारा अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई मेंटेन रहे, इसलिए हमने ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, नाम से पता लग रहा है, ऊर्जा, ऊर्जा से क्या बोलते हैं, कोई सी भी एनर्जी, उसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए। तो सीधा सीधा आपका, अगर आप क्वेश्चन भी देखोगे तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, इंडियन नेवी का है। ठीक है जी, चलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ये बहुत न्यूज में है, तो मैंने इस वाली स्लाइड में इसे डाल दिया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, एक चोक पॉइंट है, इसके न्यूज में भी बताऊंगा, मैं अभी फोटो दिखा दूंगा। वर्ल्ड वर्ल्ड मोस्ट स्ट्रैटेजिकली वाइटल चोक पॉइंट्स है, जो कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है, किससे, गल्फ ऑफ ओमान को एंड अरेबियन सी को। तो जब आप, ये देखिए आप, ये हो गया आपकी पर्शियन गल्फ, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान, और ये हो गया अरेबियन सी। तो ये है हमारा क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है। तो एक साइड है पर्शियन गल्फ, दूसरी साइड है क्या, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है जी, तो गल्फ ऑफ ओमान और एक था पर्शियन गल्फ, तो ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री देख लीजिए, ऊपर की तरफ तो ईरान है पूरा का पूरा। ठीक है जी, तो ईरान ने ब्लॉकेट लगा रखा है, ये देखिए पूरा ईरान है यहाँ से। नीचे कौन से, एक ओमान है, यूएई है। ठीक है जी, नीचे की तरफ आपका ओमान एंड यूएई। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 20% वर्ल्ड का फ्यूल जो है, क्रूड ऑयल, वो पास होता है। ठीक है, वर्ल्ड 20%, वर्ल्ड टोटल पेट्रोलियम लिक्विड कंजप्शन, मैसिव ग्लोबल एलएनजी ट्रेड ट्रांजिट थ्रू दिस नैरो पैसेज, यहाँ से 20%, वर्ल्ड का 20% यहाँ से पास होता है। ठीक है, तभी तो ईरान ने एज ए स्ट्रेटेजिक टूल उसे यूज करा है और पूरा यूएस की इकोनॉमी हिला के रख दी है। ठीक है जी, इंडिया रिलाइज ऑन वाटरवे, 80% जो हमारा यहीं से आता है, तभी तो इंडिया में इतनी बुरी हालत हो गई है। ये उसके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, और एलपीजी हमारा जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारा 80% तो यहीं से आ रहा है। ठीक है, 80% पेट्रोलियम यहाँ से आ रहा है, और 90% नेचुरल गैस भी हमारा यहाँ से आ रहा है, नेचुरल गैस जो कि हम सीएनजी वगैरह में यूज करते हैं, या फिर हमारा जो उसमें यूज होता है, किसमें, आपका सिलेंडर वगैरह में यूज होता है। तो इसीलिए हमारी इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बाकी तो जो हमारा 80% पेट्रोलियम यहाँ से आ रहा है, बाकी जो 20% है वो हमारा मुंबई हाई से आता है, जो कि महाराष्ट्र में, और एक आसाम से भी आता है, दिग्बॉय करके आपने पढ़ा होगा उसके नाम, आसाम से भी हमारा क्रूड ऑयल मिलता है आसाम में। ठीक है जी, तो यही है। और इससे पहले हमने एक ऑपरेशन संकल्प भी लॉन्च किया था, जिसमें क्या है, इंडियन नेवी ने क्या करा था, जब गल्फ ऑफ ओमान ने पायरेट्स अटैक कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने एक ऐसे ही लॉन्च करा था ऑपरेशन संकल्प में, ये जून 2019 का है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, पर बता दिया आपको कि ऐसे ऑपरेशन हमारी इंडियन नेवी चलाती थी, वहां पर पायरेट्स बहुत हो गए थे गल्फ ऑफ ओमान में, तो हमारे शिप डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनको पकड़ ले रहे थे, या फिर उनसे रैंसम मांग रहे थे कि यहाँ से पास हो गए तो पैसे दो भाई हमें। तो हमने ऑपरेशन संकल्प चलाया था, जिसमें कि हमारी इंडियन नेवी गई थी, और जितने भी हमारे कैरियर्स आ रहे थे वहां पर से, जितने वेसल्स आ रहे थे, जितने भी शिप्स आ रहे थे, उनको एस्कॉर्ट किया था। ऐसे ही हमने इस बार ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा में भी ऐसे ही किया है। तो आपको स्टेट और मोस्ट क्लियर हो गया। ठीक है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ठीक है, अरेबियन सी ये रहा, ऊपर से ईरान है, फिर एक ओमान नीचे है, और यूएई इस तरफ है। ठीक है जी, और ये हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये क्लियर हो गया, देखो इंडिया यहाँ पर है।
तो ऐसे आप फोटोज में देखोगे ना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना कि स्टेट ऑफ हॉर्मस किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। चलते हैं आगे, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन आ गया भाई, चलते हैं। हाँ जी, आईपीएल। आईपीएल में सबसे क्या लम इसमें हिस्टोरिक हुआ है कि जो सबसे महंगी जो फ्रेंचाइज का सेल हुआ है वो बन गई है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इन्होंने अभी आईपीएल जीता भी है ना, पर जब ये मार्च का है तो उस टाइम क्या सेल हो रही थी आईपीएल की, आईपीएल की मतलब फ्रेंचाइज की। तो सबसे महंगी हमारी ये सेल हुई है, किसकी, आरसीबी की। आरसीबी हमारा सबसे महंगा बिका है। तो किसने खरीदा है, आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है। और जो दो तीन और इसके साथ में मेंबर्स थे, आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लैक स्टोन और एक बोल्ट वेंचर्स, इन्होंने मिलकर इसे खरीदा है। तो ये सबसे महंगा बिका था आरसीबी। अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट मार्क कर देना, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइज हैज बीन रिसेंटली सोल्ड एट हाईएस्ट प्राइस पॉइंट इन द आईपीएल 2026। तो आंसर विल बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ओके, शैल वी मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। ठीक है जी, अब आ गया नेक्स्ट, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 टीम ऑफ द टूर्नामेंट। ये कुछ नहीं है, इसमें क्या है, आईसीसी ऐसी अपनी अपनी एक टीम बनाती रहती है जिसमें वो प्लेयर्स के नाम बोलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो जो मेन मेन हमारी क्रिकेट टीम से। तो ये खुद की टीम बनाएगी, ये कहीं जाएंगी नहीं, मैच वगैरह नहीं होगा, बस एक नेम करती है कि कौन कौन सा टॉप 11 में होंगे। तो आईसीसी ने अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए बनाई है टीम। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें हमारे चार प्लेयर्स भी थे इंडिया के। तो वो थे संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और जो संजू सैमसन है वो विकेट कीपर भी, ये देखो हमने फोटो लगा रखी है, ये हो गए संजू सैमसन जी, जो कि हमारे विकेट कीपर भी हैं इसी टीम के, ईशान किशन जी, हार्दिक पांड्या जी एंड जसप्रीत बुमराह जी। ठीक है, ये पूरी टीम का नाम लिखा हुआ है। इसमें से जो इनके कैप्टन होंगे, तो कैप्टन का नाम है एडन मार्करम, जो कि साउथ अफ्रीका के। ठीक है, कंसोलिडेटेड टीम होती है, ये कहीं मैच नहीं करेगी कुछ नहीं, बस एज ए सिग्निफिकेंस या फिगर बनाने के लिए कि T20 वर्ल्ड कप अगर बेस्ट का बनाया जाए अगर टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो कौन कौन से प्लेयर्स उसमें होंगे। 11 मेंबर्स देख लीजिए, ये है। ठीक है, आईसीसी का देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आ सकता है कि आईसीसी क्या चीज़ है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, जो कि यूएई में आता है, पहले लंदन में था, अब यहाँ पर है दुबई में। फाउंडिंग ईयर कब है इनका, 5 जून 1999 में इनको फाउंडेशन हुआ था। ओरिजिनली इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कैसे नाम था, क्योंकि ये ब्रिटिश का गेम है, सॉरी, ब्रिटिशर्स लाए थे इस गेम को इंडिया में, तो उन्होंने ही इसे एक अपने उसमें रखा हुआ था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो नेगोशिएशन होता है, कुछ भी पॉलिसीज बनाते तो ब्रिटिश करते थे, पर अब क्या धीरे धीरे करके इसको और साउथ एशियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है। ठीक है, और अभी तो आपको पता ही होगा आईसीसी के चेयरमैन कौन है, कोई बता सकता है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है इस टाइम पे प्रेजेंट, कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा प्लीज, जल्दी। अमित शाह नहीं, अमित शाह नहीं है उनके बेटे, जय शाह, जय, हाँ सही है सही है, जय शाह उनके बेटे, जय शाह नाम है उनका, ये आईसीसी के चेयरमैन है इस टाइम पे। नाम भूल गया था, कोई नहीं, आपने लिखा वही बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही याद रहेगा। जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह जी हैं, जो कि अभी आईसीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है जी, चलें आगे, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है, आ गया मोस्ट कैप्ड ओवरसीज प्लेयर ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री। अब देखिए, ये बन गए हैं सुनील नारायण जी हमारे मोस्ट कैप्ड ओवरसीज प्लेयर ऑफ द हिस्ट्री। अब ये क्यों बने, क्योंकि इन्होंने अभी अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि इन्होंने अभी जो है 190 आईपीएल मैच खेल दिए हैं। ठीक है, 190 आईपीएल मैच इन्होंने, जब से आईपीएल शुरू हुआ है इनका 190th मैच था। तो ये ओवरसीज प्लेयर में सबसे ज्यादा खेले हैं। पहले इनका नंबर जो था केरान पोलार्ड जी का था, जो भी वेस्ट इंडीज के ही हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले थे आईपीएल में। ओवरसीज प्लेयर की बात हो रही है, इंडियंस की नहीं, केवल ओवरसीज प्लेयर की बात। अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि इन्होंने, सुनील नारायण जी, ये राजस्थान राजस्थान सॉरी कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं। अभी तो कौन सी टीम में मुझे पता नहीं है, पर अभी
कोलकाता नाइट राइडर्स से यही खेलते हैं, और ये इन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेल लिए हैं आईपीएल में ऐसे ना ओवरसीज प्लेयर। तो ये मोस्ट कैप्ड प्लेयर बोला जाता है। कैप्ड का मतलब वो 11th होती है ना, जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं पूरे, जब मैच में उतरते हैं सारे तो उनको कैप्स मिलती हैं। तो मोस्ट कैप्ड प्लेयर इसलिए बोला जाता है आईपीएल हिस्ट्री के सुनील नारायण होंगे। चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। सबसे पहला आया जनजाति गौरव। ये अभी किसने लॉन्च करी है? पब्लिश्ड बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ने ये लॉन्च करी है, बुक पब्लिश करी है, जनजाति गौरव। कुछ नहीं। ऑथर कौन है? सचिदानंद जोशी एंड सत्येंद्र सिंह जी। और इसमें कुछ नहीं है, जो ट्राइबल हमारी कम्युनिटी है उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, बस क्वेश्चन यही आएगा, जनजाति गौरव पब्लिश किसने करी है? तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। और ऑथर कौन है? सचिदानंद जोशी एंड सत्येंद्र सिंह जी। बस यही क्वेश्चन आ सकता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इन्होंने हाईलाइट किया बुक को पार्लियामेंट में, ये तो छोड़ दीजिए, पर यही पब्लिशर पूछेगा या ऑथर पूछेगा। ठीक है जी। थोड़ा सा ट्राइबल के लिए पढ़ लीजिए। आर्टिकल 342 में लिखा हुआ गया कि शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। और 338 में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन है। आर्टिकल 338A, ये याद रखना। 338 में तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, 338A में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स है, और जो 338B है उसमें हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। तो ये मेंशन है, आपको ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं। फिफ्थ सिक्स शेड्यूल में मेंशन है शेड्यूल ट्राइब। फिफ्थ शेड्यूल में होता है शेड्यूल एरियाज, और सिक्स शेड्यूल में है ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये थोड़ा आप देख लेना, इसको हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट, मतलब जब भी इसके बारे में अलग से आएगा तो हम इसके बारे में फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल के बारे में अलग से टॉपिक पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है जी। तो जनजाति गौरव दिवस देख लो कब मनाया जाता है, नवंबर 15 को मनाया जाता है। और ये किसको डेडिकेट करा जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आइकॉनिक ट्राइबल फ्रीडम भगवान बिरसा मुंडा जी। कहाँ से, कौन सी स्टेट से हैं, कुछ बता सकते हैं आप? कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी? कोई एग्जाम लिखिए कमेंट बॉक्स में प्लीज। जो नवंबर 15 का जनजाति गौरव दिवस है वो भगवान बिरसा मुंडा जी को डेडिकेटेड है। और भगवान बिरसा मुंडा जी नहीं, नहीं पंजाब नहीं, उड़ीसा नहीं, झारखंड, झारखंड से हैं। ठीक है, वहां पर एक रिवोल्ट भी था। कौन सा रिवोल्ट? मुंडा रिवोल्ट, पढ़ा होगा आपने, मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो झारखंड में ये हुआ था मुंडा रिवोल्ट। ठीक है जी। नहीं पढ़ा सर? पढ़ाएंगे आपको, अगर मिलेगा टाइम हमें तो हम पढ़ाएंगे आपको मुंडा रिवोल्ट के बारे में। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ट्रेंडिंग अवार्ड्स आगे, कौन कौन सी अवार्ड अभी न्यूज़ में थे। सबसे पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मेडिसिन एंड डायबिटीज़ किसको मिला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है, इन्हीं को मिल गया है। ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वॉज कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसमें? मेडिसिन एंड डायबिटीज नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस टू ऑनर एक्सपेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट पब्लिक हेल्थ एंड क्लिनिकल केयर में। किसने प्रेजेंट करा? एमवी डायबिटीज चेन्नई ने कराया, इनॉग्रेशन सेशन ऑफ एमवी कॉन 2026 नेशनल मेडिकल मीट। याद रखने की जरूरत नहीं है किसने क्या क्या क्या, बस ये याद रखना कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मेडिसिन एंड डायबिटीज किसको मिला है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये इनकी फोटो है यहाँ पर, चेन्नई में ये हुआ था जो भी कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, और जो हमारे जो ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और अर्थ एंड साइंसेज मिनिस्ट्री के भी। और इन्होंने पीएमओ में भी काफ़ी सारे पोर्टफोलियो रखे हुए हैं, जो कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन एटॉमिक एनर्जी इन स्पेस। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हीं के अंडर है, अर्थ एंड साइंसेज भी इन्हीं के अंडर है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस भी इनके अंडर है, और एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस भी इन्हीं के अंडर है। ठीक है जी। तो जितेंद्र सिंह जी क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अवार्ड मिला। चलते हैं, कमांडर दे ला लीजियन ऑफ दे हॉनर। तो ये अवार्ड है कमांडर ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर, किसको मिला है? फॉर्मर ब्रांड एम्बेसडर थे हमारे फ्रांस के, इनके जावेद अशरफ जी, इनको मिला है। ये है जावेद अशरफ, फोटो में देख पा रहे होंगे आप। ये फॉर्मर ब्रांड एम्बेसडर सॉरी, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे फ्रांस के लिए।
मतलब जो फ्रांस में जो एम्बेसी हो गया ना, इंडिया की एम्बेसी, वहाँ ये बैठते थे, वहाँ के हेड थे। ठीक है। तो इनका नाम है जावेद अशरफ जी, इनको मिला है। किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। ठीक है। अवार्ड दिया ना फ्रॉम मोनाको। ठीक है, इनको किसने दिया है? फ्रांस ने दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? कमांडर ऑफ द लेजियन ऑफ द हॉनर। ये करंटली कहाँ पर है? ये चेयरमैन है किसके? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, पर यही पूछा जाएगा कमांडर ऑफ द लेजियन ऑनर किसको मिला है? तो जावेद अशरफ जी को मिला है। ठीक है। ऐसे ही जब पीएम मोदी जी 2023 में फ्रांस गए थे, तो उनको भी एक ऐसे ही कुछ अवार्ड अवार्ड मिला था, पर ये थोड़ा हाईएस्ट हायर अवार्ड है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। तो अगर क्वेश्चन आता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर कौन दे जाता है, तो वो दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। किसको मिला था? प्राइम मिनिस्टर को मिला था। ठीक है जी, 2023 में। ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। तो ये याद रहेगा आपको, कमांडर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर किसको मिला है? जावेद अशरफ जी को। नेक्स्ट चलते हैं। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अभी न्यूज में था, ये किसको मिला है? हमारा नीता अंबानी जी को। नीता अंबानी जी को पता है ना आप कौन है? मुकेश अंबानी जी उनकी वाइफ है, जो कि रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। ठीक है। तो नीता अंबानी क्या करती है? फाउंडर एंड चेयरपर्सन है रिलायंस फाउंडेशन के, मतलब इनका एक एनजीओ होगा ये, रिलायंस फाउंडेशन, जो कि नीता अंबानी जिसको हेड करती है। और उनको किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? किसने दिया है? पर ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसका पूर्ण एक्रोनम है किस। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है जी। किसने अवार्ड दिया है? नीता अंबानी को दिया है। ठीक है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, किस इसको पूरा बोला जा रहा है? नीता अंबानी का। नीता अंबानी की फोटो देख लीजिए, मुकेश अंबानी की है, बेटर हाफ है। ठीक है। रिकॉग्निशन किस में मिला है? सोशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, रूरल हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन, विमेन एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स प्रमोशन, इन सब के लिए इनको ये अवार्ड रिकॉग्नाइज किया गया है, नीता अंबानी। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है, तो नीता अंबानी जी को। किस 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 हो रहा है बहुत ज्यादा, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? नीता अंबानी जी को मिला है। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। तो नेशनल अवार्ड जिसको मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक अकाउंट खोलने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है किसको? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को। तो ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, अगर तो आप कर्नाटका ग्रामीण बैंक आंसर मार्क कर देना। ठीक है। कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसको मिली है भाई? जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज प्रोग्राम में एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, तो वो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है। ठीक है। ऐसे ग्रामीण बैंक होते हैं ना काफ़ी सारे, तो रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, उनमें से एक कर्नाटका ग्रामीण बैंक को ये मिला है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की अकाउंट्स बहुत इन्होंने खोले होंगे, या बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी होगी, तो इसलिए उनको मिला है। चलते हैं आगे। वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स 2025 का, 25 का 2025 का वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स हुआ था। उसमें क्या हुआ? मेजर टाइटल जो है मिला है, क्यों न्यूज में है, पैरा आर्चर जो है मैं शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर मिला है। ठीक, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? शीतल देवी जी को। ये इनकी फोटो है, ये पैरा आर्चर है। ठीक है जी। यही क्वेश्चन आएगा अगर इसमें आने को होगा, तो मैंने यही स्लाइड डाल रही है, फालतू हमें पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक में। ठीक है जी। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 शीतल देवी, बस आप ये याद रखना। ठीक है जी। चलते हैं आगे। समिट एंड कॉन्फ्रेंस आ गया पहला। हाँ जी। तो पहला है इंडिया इथियोपिया साइन WTA एक्सेशन प्रोटोकॉल। मतलब इथियोपिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है अपने, वो बना रहा है कि कैसे न कैसे करके WTO के अंदर आ जाए। WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रोटोकॉल्स बना रहा है, अपनी पॉलिसीज बना रहा है। ठीक है। तो ये देख लिया, साइन करा इंडिया यूरोप साइन है बायलैटरल एक्सचेंज प्रोटोकॉल इन जेनेवा, मेकिंग ए मेजर माइलस्टोन यूरोप ऑनगोइंग प्रोसेस। ये देखिए, ऑनगोइंग प्रोसेस टू सिक्योर फुल मेंबरशिप इन WTO। अभी बना नहीं है, हो जाएगा तो न्यूज में आ जाएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो और ये पढ़ लीजिए, इंडिया इज करंटली इथियोपिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इथियोपिया का इंडिया, इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता होगा इथियोपिया में, तो इसीलिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। ठीक है। इथियोपिया को भी हम देखेंगे आगे चल के।
थोड़ा सा WTO के बारे में पढ़ दीजिए। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है कि WTO कब फॉर्म हुआ था। तो जनवरी 1 1995 में हमारा WTO फॉर्म्ड हुआ था, जो कि रिप्लेस करा गया था किसको, पहले ये था जनरल गैट जिसे बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इसको रिप्लेस करके WTO बना था January 1 1995 में। ठीक है जी। स्टैब्लिश किस ट्रीटी के थ्रू हुआ है, मैराकेश एग्रीमेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO कौन से एग्रीमेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है, तो मैराकेश एग्रीमेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ है। कब, 1995 में स्टैब्लिश हो गया था। 1994 में मैराकेश एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है जी। हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत बार पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है WTO के, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और जो उनके करंट जो डायरेक्टर जनरल है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है WTO की, तो वो है डॉक्टर नाकोजी ओकोन्सो इवलिया। ये नाइजीरिया की है। या तो इनकी कंट्री पूछ ली जाएगी कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या तो इनका नाम पूछ लिया जाएगा कि WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है। ये मैंने फोटो लगा रखी है, देख। तो ये है वो डॉक्टर नागोजी ओकोन्सो इवलिया। तो ये नाइजीरिया के ये डायरेक्टर जनरल है इस टाइम WTO की। अभी मेंबरशिप कितनी है, 160 मेंबर्स ने रिकॉग्नाइज कर रखा है WTO को। ठीक है जी। तो आपका WTO भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। यही क्वेश्चंस आते हैं WTO से रिलेटेड, आप मार्क कर देना जब भी आएगा। तो चलते हैं, ये देखिए इथियोपिया का है, ये रहा हमारा इथियोपिया। ठीक है जी। और ये है हमारा नाइजीरिया, कट गया, यहाँ पर नाइजीरिया है। ठीक है जी। तो इथियोपिया का कैपिटल क्या है, अदीस अबाबा। अदीस अबाबा हमारा इसका कैपिटल है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज, अभी कुछ दिनों स्लाइड में मैंने आपको बताया था, इथियोपिया से ही एक हमारे पर्सनैलिटी है जो WTO नहीं, WHO को हेड करते हैं। ठीक है जी। नाम पता है उनका, WHO को हेड करते हैं, नहीं पता, थोड़ा सा याद करिए, मैंने आपको बताया था। उनका नाम भी थोड़ा टिपिकल सा है, कौन है, नहीं पता। डॉक्टर टेड्रोस एडोम घाब्रियस ऐसे करके नाम है उनका, वो भी इथोपिया के WHO को हेड करते हैं। ठीक है, WHO को हेड करते हैं। ठीक है, ये इथोपिया के हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज याद हो जाएगी, WHO भी, WTO भी। ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अभी 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ पर, कोमरोन में। कोमरोन एक कंट्री है, वहां पर हुई है 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आपको मार्क कर देना है कौन सी कंट्री, तो कैमरून में हुई है। मैं आपको इसको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा भी। ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है किसी अफ्रीकन कंट्री ने होस्ट करी है, ऐसा लिखा है यहाँ पर। इट्स मार्क द फर्स्ट टाइम WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड इन अफ्रीका सिंस द ऑर्गेनाइजेशन या इंसेप्शन। मतलब जब से वो बनी है, तो पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री में हुई है, जो कि कंट्री का नाम क्या है, कैमरून। तो कैमरून आपको याद रहना चाहिए कि 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की कहाँ हुई है, कैमरून में। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ने चेयर किसने, ये तो नहीं पूछेगा, अगर कैमरून के जो ट्रेड मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को चेयर करा था, मतलब चेयरपर्सन। इंडिया से हमारे कौन के थे, श्री पीयूष गोयल जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हमारे कॉमर्स है। ठीक है जी। यही हमारे गए थे वहां पर। और WTO रिफॉर्म, ये सब चीजें नहीं पूछेगा क्या क्या हुआ है, इतना हमारा वनडे एग्जाम्स में नहीं आता है। ठीक है जी। पर आप पढ़ लेना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या होती है, हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO एंड इज मैंडेटेड टू मीट एटलीस्ट वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार मिलती है। ठीक है, अंडर द मैराकेश एग्रीमेंट। तो मैराकेश एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट है जिसके थ्रू WTO बना था। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रह जाएगा कि किस एग्रीमेंट के थ्रू हमारा WTO बनाया, तो वो है मैराकेश एग्रीमेंट। 2 साल में एक बार होती है कॉन्फ्रेंस, और अभी जो 14th वाली हुई है वो कहाँ हुई है, कैमरून में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कैमरून में आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए जी, ये है कैमरून, दिख गया आपको, ये है कैमरून। ये हमारा ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और उसमें एकदम लास्ट यहाँ पर आपका ईस्ट साइड जाएंगे, वेस्ट साइड जाएंगे तो कैमरून मिलेगा आपको। ये देखो और कंट्रीज भी हैं, मॉरिताना, नाइजर, सूडान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक,
लुआना, ये अंगोला है, इसके नीचे दिख नहीं रहा है जो यहाँ पर, ये अंगोला है, ठीक है। और ये नाइजीरिया है यहाँ पर, आई थिंक यही नाइजीरिया है। नाइजीरिया यहाँ पर है, ये नाइजर इसके ऊपर है, कैमरून यहाँ पर है, ठीक है। जो WTO की हेड है वो नाइजीरिया की है, वो यहाँ पर है, ठीक है जी। कैमरून में क्या हुई है अभी, 13th मिनिस्ट्रल 14th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है WTO की। क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट मार्क कर देना कि भाई 14th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस WTO की, मैंने तो PPT में पढ़ा था, तो वो कैमरून में ही है, ठीक है जी। चलते हैं आगे, इकोनॉमी आ गया भाई सेगमेंट। चलते हैं इकोनॉमिक से क्या टॉपिक है। देखिए जी, बीस ईयर अभी क्या हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2022 एंड 23 को बेस ईयर ले लिया गया है, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। पर ये अभी इफेक्टिव हो गई है 1 जून से, 1 जून से ये इफेक्टिव हो गया है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड डाल दी, बाकी मैंने ये पिछली बार आपको पढ़ाया था। ये सेक्टर हमारे कवर होते हैं इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है वो मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाता है। अब ये वाला पोर्शन पढ़िए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये तो पुराना है बेस ईयर, जो 2011-12 था, अब बेस ईयर क्या है, 2022-23 हमारा बेस ईयर हो गया है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा वेटेज होता है वो 76% मैन्युफैक्चरिंग का होता है। उसके बाद हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को 2%। तो अभी जो ये 1 जून से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नोडल मिनिस्ट्री देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और कंपाइलिंग एजेंसी कौन होती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मोस्पी के अंडर काम करता है। तो अगर पूछा जाएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन निकालता है, तो NSO निकालता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। और इसका बेस ईयर क्या हो गया है, तो बेस ईयर हो गया 2022 से 2023 तक चेंज हो गया, ठीक है जी। ये हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है जी, अभी क्या हुआ है, 2 न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ जिसे बोलते हैं, पौंडीचेरी में अनाउंस हुए हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि भाई कौन कौन अभी रिसेंटली 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस हुए, तो कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अनाउंस हुए, तो उसका आंसर होगा पौंडीचेरी। तो इन दोनों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट 1 ये है, प्रोजेक्ट 2 ये है, दोनों SEZ है। पर ये याद है कि ये SEZ होता क्या है। तो SEZ होता क्या है, SEZ एक लोकेशन है, मतलब एक एरिया होगा किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का बहुत बड़ा, जिसमें क्या कंपनीज होंगी इतनी सारी। ज्यादातर ये हमारे कोस्टल एरिया में स्टैब्लिश करे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एरिया होगा जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज होगी, पर उसमें होता क्या है, इसमें ड्यूटी फ्री इकोनॉमिक टेरिटरी होती है, जिसमें ट्रेड ऑपरेशन ड्यूटीज एंड टैरिफ्स कम होते हैं। मतलब अगर यहाँ से हम कुछ चीज़ भेजेंगे बाहर, तो टैक्सेस कम लगेंगे, यहाँ से कुछ इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ टैक्सेस कम लगेंगे। रैदर देन अगर हम किसी और टेरिटरी में करें जो कि SEZ नहीं डिक्लेयर किया गया, तो उसमें टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगते हैं। तो यही होता है SED, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है इसे, इसीलिए कि यहाँ पर टैक्सेस वगैरह और ड्यूटी टैरिफ्स वगैरह कम हो जाती है, इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी, ठीक है जी। ये डेजिग्नेटेड टेरिटरी होती है, ठीक है जी। तो पहला SEZ हमारा कहाँ बना था, कांडला गुजरात में 1967 65 में, सॉरी, ठीक है जी। ये हमारा पहला SEZ था, गुजरात में बना था, ठीक है जी। और जो फर्स्ट SEZ अंडर 2005 एक्ट के थ्रू बना था, जो कि मुंबई में बना था, ठीक है। ये तो पुराना वाला है, ठीक है। ओरिजिनल सेट एज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ, लेटर कन्वर्टेड टू SEZ। जब हम एक्ट लाए थे तो जो पहला हो गया वो मुंबई में बना था, ठीक है। ऑफिशियल मोटो क्या होता है, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। तो वहीं पर हमारी सारी फैक्ट्रीज वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करते हैं कि आप भाई वहीं प्रोडक्ट बनाए और वहीं से बाहर भेज दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा SEZ क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आंसर करूंगा, ठीक है जी। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, आप लिखिए अपनी डाउट, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। कभी भी घबराइए मत, आपको कुछ भी डाउट हो ना, आपको लग रहा होगा सर ये छोटा सा डाउट है, क्या ही पूछूं सर से, आप पूछिए। आपका जितना डाउट है, कोई नहीं बोलने वाला, कोई आपको याद रखने वाला नहीं है, यार किसी ने वो डाउट पूछा था उसको तो ये भी नहीं पता, ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, तो मैं तो अपने छोटे छोटे डाउट क्लियर कर देता था वहां पर जाके, चाहे कोई भी हंसे, चाहे कोई भी कुछ सुने, मुझे नहीं, मैंने पैसे दिए, मैं भाई पूछूंगा इस चीज को, ठीक है जी। तो आपको ऐसे में क्या है, आपका इंफॉर्मेशन भी बिल्डअप होता है, एक क्रियोसिटी वाली थिंकिंग होती है लाइफ में। आगे चलते हैं, आप भी पूछिए जितना आपको डाउट होता है। ये देखिए पौंडीचेरी का है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पौंडीचेरी, पौंडीचेरी ये है,
तमिलनाडु के ही अंडर है, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट है, उसके अंदर एक अलग से ये है पौंडीचेरी, यहाँ से ऐसे चल रहा है। तमिलनाडु ये है हमारा इतना बड़ा तमिलनाडु, ऐसे चल रहा है, ठीक है, स्टेट। और उसके अंदर छोटी सी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, इसमें इलेक्शन भी हुए थे अभी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पौंडीचेरी हमारे, यहीं इन्होंने एक्सीजेड बनाया होगा, छोटा सा एरिया देते होगा कि सारी कंपनीज यहाँ पर सेटअप कर दें और यहीं से एक्सपोर्ट करें, यहीं से इंपोर्ट करें, और यहाँ पर ड्यूटी फ्री, उनके टैक्सेस भी कम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, तो ताकि एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हम करें, ठीक है जी। तो ये हो गया, दो एसईजेड हमने बनाए हैं पौंडीचेरी में। चलते हैं आगे, ठीक है जी, ये लास्ट स्लाइड है इस सेशन की। तो ये है यूपीआई एक्सपेंशन इस श्रीलंका, कुछ नहीं हुआ है, यूपीआई जो है हमारा श्रीलंका पहुंच गया है भाई। अब हम श्रीलंका में भी यूपीआई कर सकते हैं, जो हम ऑल ओवर इंडिया करते हैं ना। तो आप अगर श्रीलंका घूमने जा रहे हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ क्या कैश वगैरह इधर उधर करना पड़े, यहाँ की करेंसी लेनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। आप अपना फ़ोन निकालिए, स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। तो यही इसका मोटिव है, और कुछ नहीं। तो सीधे लिखा है, इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग श्रीलंका कैन लोकल स्कैन, लोकल जो क्यूआर कोड है, लंका क्यूआर कोड, उसको स्कैन करो और अपने डोमेस्टिक यूपीआई एप्लीकेशन से सीधा रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं किसी भी इंडियन बैंक अकाउंट से। तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर दिया है, यूपीआई को एक्सटेंशन कर दिया है श्रीलंका में। तो को याद रखना आप श्रीलंका का, अगर रिसेंटली क्वेश्चन आता है ऐसे कुछ कि रिसेंटली यूपीआई हैज बीन एक्सपेंडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आंसर विल बी श्रीलंका, ठीक है। एनपीसीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। एनपीसीआई के कॉर्पोरेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है। सेटअप किसने करी है, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है। दो इसमें एंटिटीज इन्वॉल्व है, एक तो आरबीआई है और इंडियन बैंक एसोसिएशन, मतलब बैंक्स की एसोसिएशन है। आरबीआई तो आपको पता है कौन है, अंडर द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर ये बनाई गई है। थी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है, जो रिटेल डिजिटल पेमेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। जो हम पेमेंट करते हैं ना क्यूआर वगैरह से या मोबाइल से, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, उसको रोबस्ट रखना है, उसको सिक्योर बनाना है, यही उसका काम है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव देखें इनके कौन कौन से एनपीसीआई ने काम करा है, एक तो यूपीआई बनाया जो हमने पढ़ा है, रुपए कार्ड भी इन्होंने ही बना रखा है, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम भी इन्होंने ही बना रखा है, और फास्टैग वाला भी इन्होंने ही बनाया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल, और एक भारत बिल पे, जो कि हम आप इलेक्ट्रॉनिक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कर देते हैं ना, और इंश्योरेंस भी, जो भी बहुत सारे बिल हो जाते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक पे कर दे, तो वो भी इन्होंने ही बना रखा है। तो ये हो गया हमारा यूपीआई का मैंडेट क्लियर, ठीक है जी। इंटरनेशनल रिलेशन भी है अभी, अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है जी, लास्ट स्लाइड, टोटल कितना कंट्रीज में है सर, एंड फर्स्ट यूपीआई लागू करने वाला कंट्री। इसके बारे में सर्च करिए आप, मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है एक्चुअली, क्या स्लाइड यार बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने नहीं लिख पाया इसके बारे में। नेपाल में है, भूटान में है, और आई थिंक सिंगापुर में भी है। काफ़ी सारी कंट्रीज होगी, एक बार आप सर्च करने के बाद, आपने क्वेश्चन पूछा है ना, तो ऐसी क्यूरोसिटी रखिए, आप एक बार इसको सर्च करिए, कहीं लिख दीजिएगा नोट्स में प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर यूपीआई का आएगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगा जरूर, मैं भी लिख दूंगा। इस टाइम आज स्लाइड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने थोड़ा शायद से स्किप कर दिया, ठीक है जी। इंटरनेशनल रिलेशन होता क्या है, जो रिसेंटली न्यूज़ में आता है ना वो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पर आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रखिए, अच्छी बात है, हमने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रखी है। क्वेश्चन चलते हैं आगे, ये है 11th क्वाड मीटिंग हुई है अभी फॉरेन मिनिस्टर की, कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, क्वाड की मीटिंग। और ये इसको क्या बोला जाता है, क्वाड को क्वाड्रिलेटरल सेक्रेटरी डायलॉग। क्वेश्चन जो आएगा इसमें वो आएगा कौन कौन सी कंट्रीज क्वाड में है। तो क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है, एक तो इंडिया आ गई, जापान है, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, यही क्वेश्चन आएगा इसमें कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है। अभी 11th मीटिंग हुई है इनकी फॉरेन मिनिस्टर की, और ये फॉर्मली कब बना गया था, ठीक है, 2007 में बनाया गया था, जिसमें जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है शिंजो आबे जी, उनका एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन था, उनका एक आइडिया था कि ऐसा कोई चीज होनी चाहिए क्वाड, ठीक है जी। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री, इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वाड का थोड़ा बहुत ये रफली क्या करते हैं, 24% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 18% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, ये रखते हैं ये सारी कंट्रीज। तो क्वाड की मीटिंग हुई है कहाँ, इंडिया में, कौन कौन सी कंट्रीज है, इसको याद रखें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। पॉलिटी इन न्यूज, आज तो खत्म ही नहीं हो रही स्लाइड सर, पता नहीं क्या हो गया। चलो जी आगे, राइट टू ट्रॉमा केयर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर ले लिया है। अभी इससे पहले भी पढ़ाया था ना हमने, राइट टू क्या था वो, राइट टू सेफ हाईवे ट्रेवल,
राइट टू सेफ हाईवे ट्रेवल आर्टिकल 29 के अंडर आ गया था। अब राइट टू ट्रॉमा केयर भी आर्टिकल 21 के अंडर आ चुका है। ये लैंडमार्क जजमेंट था कौन सा, सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्सेस टू ट्रॉमा केयर एज ए इंटीग्रल फेसेड ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है जी सॉरी। तो ये याद रखेंगे कि राइट टू ट्रॉमा केयर भी आर्टिकल 21 के अंडर आ गया। आर्टिकल 21 देख लीजिए, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंडर आता है। क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स। ठीक है जी, आर्टिकल 20 आप याद रखना। फंडामेंटल राइट है एक कि नो पर्सन शैल बी डिराइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी। जो अलोंग साइड जो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी भी लग जाती है, अगर ये पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सी राइट जो है, जो स्टेट वो कर सकता है, छीन सकता है, तो वो उनमें से जो आर्टिकल, हाँ तो ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 दोनों की दोनों है जो कि सस्पेंड नहीं करी जा सकती जब नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 19 तो चले जाता है, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो चले जाता है, पर आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं जाता। ठीक है, तो आर्टिकल 20 आपको पता है डिटेंशन वाला होता है ना, कि कोई भी स्टेट किसी भी इंडियन सिटीजन या फॉरेनर को डिटेंशन नहीं कर सकता, मतलब आर्बिट्रेरी डिटेंशन नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आप आर्टिकल आप याद रखना। चलते हैं आगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये क्या बन गए हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडियन इंडियन हिस्ट्री। अब ये कैसे बने, ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो अभी भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पर ये लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ, लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड, तो ये दोनों कंबाइन होके आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, जब ये गुजरात चीफ मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के इन्होंने क्या है 8,931 डेज कंप्लीट कर दिए हैं। कहाँ पर, हेड ऑफ गवर्नमेंट में, चीफ मिनिस्टर भी रह के और प्राइम मिनिस्टर भी रह के। ठीक है, इससे पहले रिकॉर्ड जो उनके पास था वो सिक्किम में चीफ मिनिस्टर थे, जो कि पवन कुमार चामलिंग जी थे, जिन्होंने 8,930 डेज का टेन्योर था उनका, मतलब जीतते रहे होंगे एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर बन रहे होंगे। शायद से वो 15 साल या 20 साल तक उनका कुछ टेन्योर था कि वो इतने दिन तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अब जो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड हुए वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इतने डेज तक किसी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट में रहे हैं, जो कि इनका टेन्योर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को मिला के बन रहा है। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधा नरेंद्र मोदी जी मार्क कर देना। ठीक है जी। तो ये पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बने थे गुजरात को, 2021 को बने थे। और 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये याद रखना, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कब बने थे, 2014 को ही बने थे, तो याद रह जाएगा 2014 14। ठीक है जी, ऐसे याद करेंगे। और ये फर्स्ट नॉन कांग्रेसियन लीडर भी है जिन्होंने फुल मेजोरिटी लाई है। ठीक है, किसी हमारी लोकसभा में, जो कि 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी। ठीक है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस, मतलब पहले तो कांग्रेस ही रहती थी केवल, अब ये पहले नॉन कांग्रेस लीडर बने हैं जिन्होंने फुल मेजोरिटी लाई है लोकसभा में, 2014 में भी, 2019 में, 2024 में भी। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड बन गए कौन, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी, आर्टिकल 163 थोड़ा पढ़ लीजिए। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा गया कि चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, उसके उनके साथ वो होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये आर्टिकल 163 में लिखा है। 163 में लिखा है अपॉइंटमेंट के बारे में कि कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो वो करेंगे हमारे गवर्नर। आउटलाइन द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग गवर्नर। ठीक है, गवर्नर करते हैं यहाँ पर, ये हमारा 164 में लिखा है। ऐसे ही हमारा सेंटर का लिखा है आर्टिकल 74 में, जिसमें 74 में लिखा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जिनकी जो कि प्राइम मिनिस्टर उसे हेड करेंगे। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की डेजिग्नेशन आती है, यहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलती है आर्टिकल 74 से। और आर्टिकल 75 में लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया क्लियर। आर्टिकल 163 हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में बताता है। आर्टिकल 164 हमारा बताता है कि अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक है, ऐसी आर्टिकल 74 हमें बताता है कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, जो
पोजीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आर्टिकल। और आर्टिकल 75 बताता है कि कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एनवायरमेंट, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है अभी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है, बस यही याद रखना, श्री धनंजय मोहन, आईएफएस रिटायर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर है, जो कि पीसीसीएफ रह चुके हैं और हेड ऑफ फॉरेस्ट रह चुके हैं उत्तराखंड के। इनके उसमें चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी इन्वेसिव एलियन स्पीसीज की। अब ये एलियन स्पीसीज वाली एलियन स्पीसीज जो आउटर स्पेस से आ रही है, वो वाली एलियन स्पीसीज नहीं है। ठीक है, ये कौन सी है, प्लांट वाली। प्लांट वाली एलियन स्पीसीज मतलब एलियन स्पीसीज उसे बोला जाता है जो कि उस पर्टिकुलर रीजन की प्लांट प्लांट पॉपुलेशन है ही नहीं। जैसे कोई भी अगर एग्जांपल है, जैसे आंवला का ट्री है, वो किसी जगह में होता है। अब क्या हो रहा है, कोई और स्पीसीज है जो उस जगह की है ही नहीं, वो वहां पर आ चुकी है और फैल रही है बहुत जल्दी से। और वो जो वहाँ के लोकल प्लांटेशन है उसको भी खत्म करते चला रही, तो उसको इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बोला जाता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस आउटसाइड नेचुरल जोग्राफिकल हैबिटेट मल्टीप्लाइंग रैपिडली, एलियन एक्सोटिक आउटसाइडर्स। हाँ जी, हाँ जी, यही है। वेरी गुड। आउट कम्पीट नेटिव स्पीसीज, अल्टर इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट, ऐसे ऐसे करिए। ठीक है जी। मेजर कौन कौन सी स्पीसीज, लंताना कमारा, पर्फिस जूलीफोरा, ये हमने पढ़ा भी था। मेथनॉल प्लांट बन रहा है एक कच्छ गुजरात में, उसको इसको यूज करा जा रहा है वहां पर मेथनॉल बनाने के लिए। ठीक है जी, हमने पढ़ा था एक स्लाइड में, अभी 4-5 दिन पहले ही होगा शायद से। प्रोफेसिव जूलीफोरा को यूज करा जा रहा है वहां पर, ऐसी है। इचिनीरा कैसिपिस है, वाटर हाइएथ बोला जाता है। लंटाना कमारा तो बहुत फेमस है कि इन्वेसिव स्पीसीज है। ठीक है जी, तो ये आगे चलते हैं। बस आप इसके चेयरमैन याद करना और कौन कौन सी स्पीसीज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का नाम याद रखना। हो गया जी, आज का हो गया कंप्लीट सेशन, काफी लंबा सेशन चला था। ठीक है जी।